नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। देखते हैं आज कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है तो संस्कृति पीसीएस द्वारा ROARO का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की क्लासेस उपलब्ध है। देखते हैं अब कोर्स के बारे में। तो 130 से अधिक घंटे की कक्षाएं होंगी। इसमें कोर्स की वैधता 1 वर्ष तक की है। 15 टेस्ट होंगे और नियमित आपको PDF उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 नवंबर से यह कोर्स शुरू हो रहा है और प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए इसकी फीस मात्र 4,999 है। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट और नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का न्यूज क्या है तो पहला है संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार। ये किसको दिया गया है इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर बनने वाला है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कहाँ एजिंग सेंटर बन रहा है। तीसरा है भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। अभी आपको ज्ञात हो तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे आ जाते हैं। वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो किसको दिया गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आते हैं सबसे पहले अपनी न्यूज पर। तो उत्तर प्रदेश में संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार के लिए 3 विजेताओं को चयनित किया गया है और 3 विजेताएं हैं। इनको अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिए गए हैं। 3 कैसे हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो देख लेते हैं किस श्रेणी में किसे पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले इसे दिया गया है रंग कार्ड डिजाइन श्रेणी में और इसके लिए पुरस्कार दिया गया है वाराणसी की लक्ष्मी को। ठीक है, इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला है। द्वितीय श्रेणी में जो पुरस्कार मिला है वो दिया गया है दरी को और ये मिर्जापुर की रुखसार बेगम जी को दिया गया है। तीसरे पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तो ये मिला है दुपट्टे के लिए और ये वाराणसी के मंगल प्रसाद मौर्य जी को दिया गया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार थे और किस किस वस्तु के लिए दिए गए हैं यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया है। आगे देख लेते हैं इस पुरस्कार के तहत क्या धनराशि और क्या चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसके तहत इस पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को निर्धारित धनराशि दी जाती है और इसके साथ ही साथ शील्ड, प्रमाण पत्र एवं अंग वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। प्रथम विजेता को क्या दिया जाता है तो प्रथम विजेता को 20,000 रुपए, जो द्वितीय विजेता है उसको 15,000 रुपए और तृतीय विजेता को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तो यह था पुरस्कार के बारे में। दूसरी न्यूज देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देश का तीसरा एजिंग सेंटर बनने वाला है। कहाँ बन रहा है ये तो उत्तर प्रदेश में तीसरे नेशनल एजिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे, बनारस के BHU में। ठीक है, आ जाते हैं। तो बनारस के BHU में देश का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में इस तरह के 2 सेंटर हैं। कहाँ पे है तो एक तो आपका दिल्ली में है, ठीक है, जो कि एम्स में है, और दूसरा आपका कहाँ पे है, मद्रास, चेन्नई में मेडिकल कॉलेज में यह बना हुआ है, और तीसरा कहाँ बन रहा है, वाराणसी के BHU में बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एडल्ट्री के तहत बनने वाले इस सेंटर से सबसे ज्यादा लाभ किसे होगा तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या है, एक एजिंग सेंटर है। तो इसके तहत जो बुजुर्ग हैं उन्हें ज्यादा लाभ मिलने वाला है। उनको एक ही जगह पर सारा इलाज मिल जाएगा, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, अन्य जगहों पर उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसके तहत बुजुर्गों को सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ठीक है, इस सेंटर से बनने से बुजुर्गों का इलाज कराने हेतु ज्यादा भटकना अब नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ सेंटर में सभी बीमारियों का इलाज हो सकेगा। इससे संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनको टैकल करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ इस सेंटर का निर्माण, जैसे कि मैंने बताया, तो BHU उत्तर प्रदेश के पुराने पेट्रोल पंप वाले स्थान पर होगा। ये जगह निर्धारित की गई है। यह सेंटर जो आपका बनेगा वो 6 मंजिला सेंटर बनने वाला है और इसमें 200 बेड आपके स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो यह था सेंटर के बारे में। आपको ये 2 चीजें जानने की आवश्यकता है। पहला सेंटर जो है वो आपके एम्स दिल्ली में है, दूसरा सेंटर था मद्रास चेन्नई में, तीसरा बन रहा है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के BHU में। ठीक है, आते हैं अब। भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, अब वापस इसको क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन से 7 देश हैं जिनको अब निर्यात की अनुमति मिल गई है। ठीक है, तो भारत सरकार ने
DGFT के माध्यम से 7 देशों को, ठीक है, 7 देशों को 1.34 मिलियन टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पे मंजूरी प्रदान कर दी है। यह निर्यात मंजूरी विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी की गई है। तो किसके द्वारा ये मंजूरी जारी की गई है? तो विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से 7 देश हैं जहां पर इनका निर्यात होने वाला है। तो यह 7 देश हो जाते हैं आपके नेपाल, कैमरून, कोटो दी आइवर, गिनी गणराज्य, मलेशिया, फिलीपींस और सेशल्स। यहाँ पर ये जो देश हैं इन पर निर्यात किया जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं इनमें कि निर्यात का जो कोटा निर्धारित किया गया है, यानी कि कहाँ पर कितने चावलों का निर्यात करना है, वो देख लेते हैं कि सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया जा रहा है और सबसे कम निर्यात कहाँ किया जा रहा है। तो जो सर्वाधिक निर्यात किया जा रहा है वो आपका फिलीपींस में किया जा रहा है। यहाँ पर सर्वाधिक 2,95,000 मीट्रिक टन गैर बासमती जो सफेद चावल है वो निर्यात होगा। दूसरे स्थान पर आ जाता है इसमें कैमरून, तीसरे स्थान पर मलेशिया, चौथे पर कोटे दी आइवरी, फिर उसके बाद नेपाल और सेशल्स अंत में है। यहाँ पे सबसे कम सिर्फ 800 मीट्रिक टन की आपूर्ति की जाएगी चावलों की। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया आपको सर्वाधिक कहाँ पे की जा रही है, फिलीपींस में, और सबसे कम आपकी सेशल्स में। इसके आगे आपके आंकड़े दिए गए हैं कि कहाँ पर कितने मीट्रिक टन चावल जाने वाला है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, अब यह प्रतिबंध वापस से हटा लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इस निर्यात को निष्पादित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड पर आती है। आगे आ जाते हैं अब। वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है और किसको प्रदान किया गया है ये आपको यहाँ पर, अगर आप इन्हें पहचान पा रहे हैं तो देखिए, तो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? DY चंद्रचूड़, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि है वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार। ठीक है, इनसे इन्हें सम्मानित किया गया है। यह सम्मान कानून और न्याय के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है, ये क्या है, हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं और क्षेत्र कौन सा है इनका? कानून और न्याय का। तो इससे संबंधित इनके जो कार्य हैं काफी रिमार्केबल रहे हैं, काफी अच्छे रहे हैं, इसीलिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान चंद्रचूड़ न्यायिक सुधार में सबसे आगे रहे हैं। अभी तक जितने भी न्यायाधीश रहे हैं उनमें से सर्वाधिक जो सुधारों की यदि किसी ने बात करी है, जो दकियानूसी सोच को यदि किसी ने दरकिनार किया है, तो कौन से रहे हैं? वो DY चंद्रचूड़। ठीक है, उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले आप जो कोर्ट की हेयरिंग्स है वो ऑनलाइन नहीं देख पाते थे। पहले कोर्ट के जो आपकी हेयरिंग्स होती थी, आपको अभी आप देखते हो कि बहुत सारे जो कोर्ट्स होते हैं उनकी हेयरिंग होती है, वहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कई बार वो रील्स में भी आपको देखने को मिलती हैं। जो जजमेंट होते हैं आप उनको लाइव देख सकते हो, लेकिन पहले इस तरह की सुविधा नहीं थी। ठीक है, इस आधुनिकीकरण ने ना केवल दक्षता में सुधार किया है, बल्कि कानूनी कार्रवाई को जनता के लिए अधिक सुलभ और पारदर्शी बना दिया है। तो इससे क्या हुआ? पारदर्शिता ज्यादा आ गई है, लोग अब जानने लगे हैं प्रोसेस को, लोग समझने लगे हैं, और ये इनके द्वारा जो कदम उठाया गया है ये एक तरीके से बहुत ही ज्यादा चेंजमेंट लेकर के आया है पूरी सोसाइटी में। ठीक है, इससे हमें बहुत अच्छे रिमार्केबल जो जजमेंट होते हैं, जो लाइन्स होती हैं, जो पक्ष होते हैं, वो समझने को वर्तमान में हमें मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं समझ पा रहे होते हैं, लेकिन जजमेंट के माध्यम से हमें वो चीजें पता चलती हैं कि किस तरह से आगे उन्हें प्रोसेस करना है, किस तरह से इस क्षेत्र से संबंधित हमें कार्य करने हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कानूनी पेशे के भीतर लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन में सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए एक हैंडबुक वो भी लॉन्च की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इन्होंने क्या किया था कि लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए एक हैंडबुक लॉन्च करी, जहां पर चीजें सारी मेंशन करी गई थी। ठीक है, यह पहल कानून के क्षेत्र में समान
समानता और समावेशिता को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो इनके ये रिमार्केबल कार्य की वजह से इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न क्या है। तो हाल ही में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, डीवाई चंद्रचूड़, द्रौपदी मुर्मू या निखिल महाजन? आप लोग कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। कुछ लोग हैं जो डेली मुझे आंसर देते हैं, मैं उनके आंसर्स पढ़ती हूँ, लेकिन वो कुछ गिने चुने 4-5 लोग ही आंसर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।